अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम दुआ करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बलूचिस्तान वाले इंसिडेंट में रिसेंटली शहीद हुए हैं। हम मुबारक देना चाहेंगे हमारी मिलिट्री ऑपरेशन को कि उन्होंने एक स्विफ्ट एक्शन लिया जिससे लोग फ्री हो सके। ऑब्वियसली एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है ये, और इसके कई फैसेट्स हैं जो एड्रेस होने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सियासी जमातें, हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स इनको एड्रेस कर सकें, क्योंकि रियासती इदारों ने तो ये काम छोड़ दिया। लेकिन आज की वीडियो का मौजू ये नहीं है। आज की वीडियो का मौजू करप्शन सीरीज़ का पार्ट 4 है। पार्ट 1 था पीपीपी पे, पार्ट 2 था पीएमएलएन पे, पार्ट 3 था पीटीआई पे, और पार्ट 4 इन सब के मालिक पे, जिन्होंने इनको बनाया, पाल पोस के बड़ा किया, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। एक पार्ट ब्यूरोक्रेसी का भी आएगा, जुडिशरी का भी इंशाल्लाह आएगा। वक्तन फ़वक्तन से हम ऐड करते रहेंगे। इसलिए मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि हम SIFC की बात नहीं कर रहे। SIFC पे एक अलहदा स्टोरी हमारी तैयार हो रही है, उसके फेलियर्स, उसके बेनिफिट्स, और उसी के अंदर हम सिंध के वाटर क्राइसिस को कवर कर रहे हैं। आज की जो स्टोरी है वो स्पेसिफिकली अबाउट पर्टिकुलर जनरल्स, चीफ्स है। हिस्टोरिकली वो क्या करते रहे हैं अप अनटिल द लास्ट चीफ। क्योंकि करंट चीफ के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कैंपेन्स हैं वो तो हम बताते हैं, लेकिन करप्शन स्कैंडल करंटली कोई सामने नहीं आया हुआ। अमूमन वैसे चीफ के रिटायरमेंट के बाद ही ये चीज़ें मंजर आम पे आती हैं। बाजवा साहब का थोड़ा यूनिक केस था। तो शुरू करेंगे इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहला जो हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे करप्ट लोग हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, वो था गैंग ऑफ 4, जिसको जलंधर ग्रुप कहा जाता था 1980s में, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जनरल जाहिद अली अकबर एंड जनरल रहीमुद्दीन थे, जिनकी आपस में मरासिम बच्चों की शादियों की वजह से थे। 2022 के विसल ब्लोअर लीक्स के मुताबिक 8 बिलियन इन करप्शन मनी अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स इन 4 लोगों ने आपस में ट्रांजैक्ट किया था 80s में। आप हमारी मिलिट्री सर्विस में खौफ देखें कि चीज़ें 30-30 40 साल बाद लीक होती हैं, लेकिन ये नंबर लीक किया गया था $8 बिलियन का, कि इतने पैसे अलेजेडली इन्होंने अकाउंट से मूव अराउंड किए। 85 में क्रेडिट स्विस एक बैंक है, उसमें 3 अकाउंट खुलते हैं जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटों के नाम, हारून, अकबर और गाजी। इन अकाउंट्स के अंदर $3.7 मिलियन मिलते हैं। 1986 में एक और अकाउंट अकबर यानी कि जनरल साहब के बेटे के नाम खुलता है $9.2 मिलियन का, जिसमें 2010 तक शो होता है कि $9.2 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट 1987 में रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तानी जनरल्स चोरी कर रहे हैं यूएस एड, जो मेंट है अफगान मुजाहिदीन के लिए, और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की जा रही। ये एक जनरल की चोरियां थी जो अमेरिका ने भी रिपोर्ट की। लोकल मीडिया को तो खैर जरूरत नहीं थी रिपोर्ट करने, लेकिन अमेरिका ने बेसिकली रिपोर्ट की, क्रेडिट स्विस के अकाउंट से दिखाया, और सबसे बाद में विसल ब्लोअर जब सामने आए तो उन्होंने इस चीज़ को अफर्म किया। अब आते हैं जनरल जाहिद अली अकबर पे, जो इस ग्रुप का हिस्सा थे। नैब की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है 2000 में उनके खिलाफ। उन्होंने क्रेडिट स्विस का अकाउंट खोला 2004 में, जो उन्होंने 2006 में बंद किया, जिसके अंदर $11.8 मिलियन था। ये 2004 और 6 की बात है, ये एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स हैं। तब डॉलर मेरे ख्याल है 30-35 रुपये का था, पेट्रोल मुफ्त का था आज के रेटों के मुताबिक। तब उनके पास तकरीबन $12 मिलियन थे। नैब ने 72 अकाउंट और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ढूंढी जो उनसे लिंक्ड थी। 2006 में जब नैब ने करप्शन चार्जेस फाइल की तो ये साहब मुल्क से भाग गए। 2013 में ये बॉस्निया में अरेस्ट हुए, क्योंकि इनके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट था, लेकिन क्योंकि यूके सिटीजन थे ये फिर वहाँ भाग गए। फिर 2015 में इन्होंने नैब में की प्ली बार्गिन, एक जुर्माना अदा किया और अपनी दौलत के साथ फिर फरार हो गए। ये था गैंग ऑफ 4। अब ये गैंग ऑफ 4 सिर्फ इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व था कि जो यूएस एड हमें पैसा आ रहा था, मिलिट्री फंड आ रहा था अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए, इन्होंने एक और काम पकड़ा हुआ था। वो क्या था? अफगान मुजाहिदीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान बन गया था दुनिया का हेरोइन डेन। जितना ओपीएम अफगानिस्तान से आ रहा था वो पाकिस्तान में प्रोसेस होके हेरोइन बन के दुनिया भर में जा रहा था। और ये सारा का सारा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो ISIF चीफ थे उनकी ज़ेरे निगरानी होता था। वो वेपन्स देते थे, वेपन्स के एवज उनको ओपीएम मिलती थी, वो ओपीएम प्रोसेस होके हेरोइन बनती थी। आईएसआई की बैक्ड हेरोइन लैब्स खैबर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 200 रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही थी बाय 1988। यानी कि 200 मिलिट्री की रिफाइनरीज थी जो हेरोइन को प्रोसेस कर रही थी पूरी दुनिया में बेचने के लिए।
लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक जो NWFP यानी आज का KPK के गवर्नर थे 1978 से 85 तक, उनको गॉडफादर ऑफ हेरोइन ट्रेड कहा जाता है। उन्होंने सारे ड्रग ट्रैफिकर्स को रूट्स बना के दिए, सरकारी प्रोटेक्शन दी, ISI इशूड लाइसेंसेस दिए, व्हीकल्स प्रोवाइड की जिसके तहत बॉर्डर स्मगलिंग होती थी, और बेसिकली एक रेन ऑफ टेरर एंड दौलत, यानी कि हमारा ही नार्कोस चल रहा था खैबर के अंदर, जहाँ पे एक बड़े पैमाने के ऊपर हेरोइन की स्मगलिंग हो रही थी। उससे नस्लें तबाह हुई, एक पूरी की पूरी कौम की जहन साजी की गई KPK में कि वो सिर्फ जंगजू हैं, वो सिर्फ वॉरलॉर्ड्स बन सकते हैं, जागीरदार बन सकते हैं, बदमाश गुंडे गैंगस्टर्स बन सकते हैं। उनके हाथों से किताबें छीन के हेरोइन और वेपन्स पकड़ा दिए गए। तो ये पूरा उस टेन्योर में किया गया, और इसके एवज जो पैसा कमाया जा रहा था वो ये ग्रुप ऑफ 4 जलंधर ग्रुप इंजॉय कर रहे थे। NLC जो नेशनल लॉजिस्टिक्स सेंटर है, जिसके अक्सर आप बोर्ड सड़कों पे देख लेते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डन बाय द NLC, वो आर्मी की ट्रांसपोर्ट सर्विस थी। वो CIA के वेपन्स लेके जाती थी अफगानिस्तान, और वापसी पे हेरोइन पाकिस्तान लेके आती थी। यानी NLC ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हमें, और इसके एवज सबको पैसे मिलते थे। 1980 में सिर्फ 5,000 यूज़र ऑफ हेरोइन था पाकिस्तान में। 1985 तक 1.3 मिलियन यूजर्स हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम इतनी चीप प्रोड्यूस करते थे। दुनिया में हेरोइन एपिडेमिक आने से पहले पाकिस्तान में हेरोइन एपिडेमिक आया था 80s में। ये वाहिद दुनिया का ट्रेंड था जिसमें हम दुनिया के से पहले थे। क्यों? क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसको अपने मुल्क में। बड़े अफसर छोड़े, छोटे अफसर ही महान नहीं थे। 1986 में एक आर्मी का मेजर और एक एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट पकड़े जाते हैं 220 किलो हेरोइन के साथ ईच। ये तो आपने अभी राना सनाउल्लाह पे 100 किलो हेरोइन डाला है ना। उस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के महकमे के 2 बंदे 440 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए, पर दोनों कस्टडी से एस्केप कर गए। उनका क्या बना किसी को आज तक नहीं पता चला। जनरल ज़ियाउल हक का डायरेक्ट लिंक था इस सब के साथ। उनका जो पर्सनल बैकर था हामिद हसनैन, वो नॉर्वे से अरेस्ट किया गया था इन अ ड्रग बस्ट, कि वो मनी लॉन्डर कर रहा है कार्टेल्स के लिए पाकिस्तान में से। उसके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था जो ज़ियाउल हक को ट्राई करता था ड्रग मनी के साथ। आपको यकीन नहीं आता, ज़ियाउल हक की बेगम ने इजिप्ट से कॉल की उसकी रिलीज़ की डिमांड करते हुए, क्योंकि उनके इतने करीबी मरासिम थे। 16 मिलिट्री अफसर इसके बाद अरेस्ट होते हैं फॉर हेरोइन ट्रैफिक, पर किसी को भी सज़ा नहीं मिलती। तो ये जो गैंग ऑफ 4 था ज़िया के दौर में, इन्होंने हर तरीके से पैसा कमाया। प्रॉपर्टियाँ हथियाईं, ज़मीनें हथियाईं, ड्रग्स का कारोबार किया, डायरेक्ट फंडिंग में से पैसे चोरी किए, और साथ ही साथ ये आपको दीन का चूरन बेचते रहे। जो लोग कहते हैं कि जी इस्लामाइजेशन हुई थी ज़िया के अंदर, ये कौन सी इस्लामाइजेशन है जो ड्रग मनी के ऊपर हो रही है? जिस तरह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे शराब बिकती है, शराब टैक्स होती है। अजीब ही दरवेशी है हमारे कानूनदानों के अंदर। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। उन्हीं की औलाद है एजाजुल हक साहब जो जमहूरी बातें करते हैं। वैसे वो पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट के जो एसेट्स जब डिक्लेयर करते हैं तो कहते हैं 40 मिलियन की मेरे पास ये है, 20 मिलियन का ये है, 25 एकड़ ज़मीन यहाँ है, 140 एकड़ ज़मीन यहाँ है। अमेरिकन टैबलॉइड्स के मुताबिक, अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मेजर पोर्शंस ऑफ कैलिफोर्निया और टेक्सास में रैंचेस हैं इस फैमिली की। कहाँ से आए, कौन सा कारोबार करते हैं, एजाजुल हक साहब बता दें वो कौन सा कारोबार करते हैं। ये सारा का सारा अफ़गान ड्रग मनी। इसलिए तो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती है कि जंग लगे, बिलियंस की गेम है बच्चू। और अगर 80s में बिलियंस की गेम थी तो आज आप सोचें कि किस किस्म का पैसा आता है।
इसके बाद हम आते हैं 1990s पे, जहाँ पे मेहरान बैंक स्कैंडल होता है। अब आप कहेंगे यार ये क्या है, बैंक का क्या ताल्लुक आर्मी के साथ? अस्करी बैंक की बात नहीं करें, मेहरान बैंक की करें। मिलिट्री मेहरान बैंक को इस्तेमाल करती है इलेक्शन रिगिंग और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाने के लिए। कैसे? 1990 में लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी आईएसआई चीफ 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ, यानी कि नून लीग, नवाज शरीफ, आईजेआई को वो ये फंड देते हैं कि वो पॉलिटिशियंस को ख़रीदें और इलेक्शन को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करें। आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, जिनका वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार था ज़िया साहब के तैयारे में फटने में, वो ऑथराइज करते हैं यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। टोटल फंड्स जो मेहरान बैंक से यूज़ होते हैं वो 24 करोड़ रुपए हैं। यूनुस हबीब मेहरान बैंक का सीईओ और मालिक, जिसने उसको फाउंड किया था, वो आईएसआई के फ्रंटमैन के तौर पे ये पैसा कलूट करता है। इस सब की वजह से इवेंचुअली चीफ चेंज होता है, इंक्वायरी होती है, तो पता चलता है कि बिल्कुल यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गई थी। लेकिन सज़ा जो है वो किसी आईएसआई चीफ, फौजी को नहीं मिलती, वो यूनुस हबीब को मिलती है, जो बैंक का प्रेसिडेंट है। उसको 17 साल कैद सुना दी जाती है। तो 24 करोड़ पे जैसी रकम तो इलेक्शन में आप 1990 में खर्च कर रहे थे, आज तो शायद ये फिगर 24 अरब हो। और इस सारे प्रोसेस में पैसा साइफन ऑफ हो रहा था। अकाउंट्स आइडेंटिफाई हुए थे तकरीबन 40 के करीब, जहाँ से पैसे मुख्तलिफ जगहों पे किए गए थे और सारे के सारे पैसे इंटेंडेड पॉलिटिकल टारगेट्स को नहीं पहुँचे थे। ये सब कुछ पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पार्ट है, कोई चीज़ हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे। उसके बाद आ जाते हैं जी हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पे, द सेवियर, जिन्होंने हमें 90s की अजियत में से निकाला, जिनके कलाबे बूढ़े बूढ़े अंकल पढ़ते। बेटा जो मुशर्रफ का दौर था ना, मज़ा आ गया था। नैब 2022 में आइडेंटिफाई करती है 29 प्रॉपर्टीज़ लिंक टू परवेज़ मुशर्रफ। 2 यूएई की प्रॉपर्टीज़ और 2 बैंक अकाउंट्स की, तो के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक अकाउंट के अंदर से $20 मिलियन निकलता है। वही मुशर्रफ साहब जो मुल्क की मोहब्बत में टेक ओवर करते हैं। फिर जो उनके खिलाफ मुकदमात चलते हैं, वहाँ पे तो बाकायदा दिखाया जाता है कैसे एक सिटीजन्स को बेच के वो पैसे लेते थे। यानी कि सलमान को बेचें, $10,000 अमेरिका आपको देगा। आफिया सिद्दीकी को बेच दें, $50,000-60,000 अमेरिका देगा। और ये पैसे मुशर्रफ साहब को खुद आते थे। अब आप रिटायर हुए किसी सरकारी ओहदे से, इतने अमीर तो आप हो नहीं सकते कि आपके एक अकाउंट से $20 मिलियन निकले। तो ये पैसे आते कहाँ से थे? अगेन उस वक्त आपने वॉर एंड टेरर में हिस्सा लिया, अमेरिका ने आपको डॉलर्स दिए, बीच में से आपने पैसे साइड पे किए। ये वो नेक और शरीफ लोग हैं जो मुल्क और कौम को बचाएंगे। अब हम मुशर्रफ साहब से हटते हैं तो हम उनके दौर में होते हुए डीएचए सिटी लाहौर स्कैम पे आ जाते हैं। सॉरी, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद था माज़। डीएचए सिटी लाहौर पे हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैदर अटैच कर देगा, लेकिन उसका मैं ब्रीफ रन थ्रू दे देता हूँ। हमाद अरशद ग्लोबोको सीईओ होते हैं, वो पब्लिक फंड्स डाइवर्ट करते हैं अपनी तरफ। कामरान क्यानी, जो उस वक्त के चीफ जनरल अशफाक क्यानी के भाई होते हैं, वो प्रोजेक्ट में पार्टनर होते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद नज़ीर बट, वो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर होते हैं। और ये सारे मिलके अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, 26,000 लोगों के पैसे इकट्ठे करते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़, और डिलीवर उन्हें आज तक कुछ नहीं करते। आप ऑनलाइन सर्च करें डीएचए सिटी के बारे में, आपको कोई खैर खबर नहीं है। आप सर्च करें कि डीएचए सिटी की फाइलों का क्या होगा, तो फिर आपको डीएचए की तरफ से बताया जाता है कि इवेंचुअली इनको डीएचए में कोई हिस्सा दे दिया जाएगा। यानी कि एक सिटिंग चीफ का भाई पावर अब्यूज़ करके ये पैसे इकट्ठे करता है। उसके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात बनते हैं बाद में क्लोज़ हो जाते हैं। इवन कि जब नैब उसके अरेस्ट वारंट्स इशू करता है तो उसको एक्चुअली अरेस्ट नहीं करता। तो यानी कि सियासतदान तो अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन चीफ का भाई अरेस्ट नहीं हो सकता। फिर आते हैं जी हमारे मासूम राहील शरीफ साहब पे, जो इस वक्त मुश्किल हालात की वजह से सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है घर भी तो उन्होंने चलाना है। उनको 90 एकड़ मिलता है उनकी ग्रेट्युइटी की एवज़ आर्मी बॉर्डर एरिया कमेटी से। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक जब चीफ या आर्मी ऑफिसर जनरल रिटायर होता है तो वो अपनी सस्टेनेंस, यानी कि अपनी रोज़मर्रा ख़र्चे किस तरह पूरे करेगा, तो इसको 50, 60, 70 एकड़ ज़मीन दे दो, ये उस पर काश्तकारी करके पूरी कर देगा। अब इसका मकसद ये था कि जो मिलिट्री लैंड्स उकाड़ा में थे, दूर दराज इलाकों में थे, उनको आबाद किया जाए। लेकिन राहील शरीफ साहब को कहाँ पे ज़मीन अलॉट होती है? आपके सबसे पॉश फार्म हाउस एरिया बेदियाँ रोड, हेर गाँव के अंदर। और वहाँ पे इनको 90 एकड़ होती है। 50 एकड़ एज 4 स्टार जनरल, 40 एकड़ एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आज का जो रेट है वहाँ पे वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपया एकड़ है।
और ये राहील शरीफ साहब को मिलता है फॉर बीइंग चीफ साहब। कौम भूखी सपाई भूखे। अक्सर आप ब्रिगेड्स में जाएंगे तो उनके पास खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे होते, लेवीज़ के अंदर यूनिफॉर्म्स के पैसे पूरे नहीं होते, तो चीफ को क्या मिल रहा है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी। वैसे इसके अलावा उनके 2 पेंट हाउस भी हैं टीएचए में। अब हम आते हैं किंग मेकर जनरल कमर बाजवा। इमरान खान वन पेज पॉलिसी, फिर इमरान खान को निकालने वाले भी। 2016 से 2022 के रेन में जनरल कमर बाजवा ने ना तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, अपनी बीवी की बदली, अपने बच्चों की बदली, अपनी होने वाले बहू की बदली, अपने दोस्तों की बदली। उसने पूरी की पूरी सियासत का नक्शा उल्ट कर दिया। लेकिन आज हम उनके फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी से बात करेंगे। आयशा अमजद जो बेगम है जनरल बाजवा साहब की, उन्होंने बिलियंस रियल एस्टेट में कमाया, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। इंटरेस्टिंगली इनफ जो बाजवा साहब की बेगम थी, उन्होंने 6 साल सिर्फ इनकम टैक्स डिक्लेयर किया। उससे पहले वो टैक्स फाइलर ही नहीं थी। और उस 6 साल में उन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, एग्रीकल्चर लैंड्स लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मिला ली, जो बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ थी। यानी कि वो इतनी श्रूड बिजनेस वूमन थी कि उन्होंने इतना पैसा अक्यूमुलेट कर दिया 6 साल के अंदर जो उन्होंने डिक्लेयर किया, और ना उससे पहले ना उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स जमा कराया। फिर आते हैं एक खातून पे जिसकी शादी होती है बाजवा साहब के बेटे के साथ। शादी से तकरीबन 9 दिन पहले वो बिलियनियर बन जाती है। जी आपने सही सुना है। बाजवा ख़ानदान इतना अच्छा कारोबार करता था कि उनसे शादी करने से भी 9 दिन पहले आप बिलियनियर बन जाते थे। इसके साथ साथ साबिर मिठू साहब हैं जो बाजवा साहब के क्लोज पर्सनल फ्रेंड थे, बिजनेस एसोसिएट थे। फिर उनकी औलादों की आपस में शादी भी होगी। जो लोग फिरोजपुर रोड पे रहते हैं उनको पता है लाहौर शहर के अंदर साबिर मिठू के नाम का मतलब क्या है। हज़ारों एकड़ ज़मीन उसने इकट्ठी कर ली। एक बंदा जो एक बिजनेसमैन ज़रूर था, लेकिन एक मिड टीयर बिजनेसमैन था। वो हज़ारों एकड़ का मालिक बन गया, बिलियंस उसने कमा लिए, बाहर बिजनेस सेटअप कर लिए। उसी 2018 के टेन्योर के अंदर बाजवा साहब ने एक TAXX पाकिस्तान ऑयल बिजनेस कंपनी रजिस्टर कराई पाकिस्तान में, और हेड क्वार्टर बनाया उसका दुबई में। और वो कंपनी पूरे पाकिस्तान में चंद महीनों में अपना ऑपरेशन फैला लेती है। जब डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू टैक्स का मांगा गया तो वो सरकार ने देने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? बाजवा साहब की कंपनी थी। इसी तरह जो एसेट डिक्लेरेशन और टैक्स फाइलिंग्स होती है उसमें मेजर डिस्क्रिपेंसीज नजर आई। आपको याद होगा कि लैंड क्रूज़र बाजवा साहब ने 25 लाख की खरीदी थी। तो ये मिस डिक्लेरेशन का काम होता रहा। ऑयल सेक्टर के बाद वेरियस इंटरनेशनल बिजनेसेस, फॉरेन प्रॉपर्टीज़, कैपिटल अब्रॉड, इन सब चीज़ों में बाजवा साहब इन्वॉल्व हुए। जब फैक्ट फोकस ने और फिर कई और दीगर सोर्सेज ने रिपोर्ट की ये खबर, तो 2022 में DGIS पे आ जाएगा ये सब कुछ झूठ है। सब कुछ तो डिक्लेयर्ड है FBR को। हमने कब कहा नहीं डिक्लेयर्ड मेरे दोस्त? हम तो कह रहे हैं ये बनाया कैसे। एसेट बियॉन्ड मीन्स केस यही होता है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा थ्रो बैक करेंगे। हम आपको करंट चीफ तक तो ले आए थे, लेकिन हम जाएंगे जनरल अयूब खान पे, द फर्स्ट आप कह लें मेजर मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान। जनरल अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान ने 10 साल अयूब खान दौर में बहुत मज़े लूटे, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। और उस ज़माने में तो ये स्टूपिड मीडिया भी नहीं होता था, सोशल मीडिया भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई छेड़ने को था नहीं, सारा कुछ चंगा भला चलता था। 1969 की वर्ल्ड करेंसी रिपोर्ट के मुताबिक गौहर अयूब साहब जो जनरल अयूब खान के बेटे थे, उनकी नेटवर्थ $4 मिलियन थी। आज के टर्म से हम बात करें तो ये तकरीबन को 400-500 मिलियन डॉलर बनता है। और जो अयूब फैमिली वेल्थ है वो उस ज़माने में बताई जाती थी 10 से 20 मिलियन डॉलर की। अब ये कोई जागीरदार रईसज़ादे तो थे नहीं, ये पैसे आए कहाँ से थे? जो पहली ट्रांश ऑफ US एड हमारे मुल्क के अंदर आई थी डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, वीट के लिए, उसमें से इन लोगों ने पैसे कमाए थे। 1960s में ये लोग 5 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन डॉलर ऐसे आगे पीछे करते जैसे बंटे हों। मसलन आज आप 1000 रुपया चोरी करते हुए सोचें, ये उस ज़माने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेरा फेरी कर रहे थे। और साथ ही साथ मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना को कत्ल भी करवा रहे थे, और साथ ही साथ हिस्ट्री बुक्स को री राइट करवा रहे थे। अब जो आज के दौर के अयूब साहब हैं जो PTI के हैं, वो अपने आप को बहुत जमहूरी जमहूरी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये कौम का चोरी किया हुआ पैसा वो वापस करें। एक टाइम बाज रूल लगना चाहिए कि अगर आपके बड़े या आपके उससे बड़े ने पैसे चोरी किए हैं और आप उसके बेनिफिशरी हैं और आप गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, तो आप पैसे तो कम से कम वापस करें। तो ये लोग जब बड़े बड़े दावे करते हैं जमहूरी के, तो बुरा ना मानिएगा, हमें यकीन नहीं आता। ये लोग वही पुराने खिलाड़ी हैं, एक शक्ल बदल के दूसरी शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं।
अब हम आते हैं पिज़्ज़ा गेट पे। अब हम बात करेंगे हमारे प्यारे आसिम सलीम बाजवा साहब और पापा जॉन्स के बारे में। पापा जॉन्स बेचारा गरीब हमेशा ही मार खाता रहा। बाजको ग्रुप है ओन्ड बाय बाजवा फैमिली। 2006 पापा जॉन्स के आउटलेट्स यूएस में चलाता है। और नदीम बाजवा जो उनके भाई हैं वो सीईओ हैं। उनका बिजनेस वर्थ है $40 मिलियन। फैसल बाजवा उनके भाई हैं, वो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और फ़रूख ज़ेबा साहिबा जो आसिम साहब की बीवी हैं, वो 85 कंपनीज वर्ल्ड वाइड की मालिक हैं। उनकी वर्थ है $52.7 मिलियन। अब सवाल ये बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये पैसे आते कहाँ से? ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिलती कैसे है? ये कैसे ये नेटवर्क सेट कर लेते हैं? जब पापा जॉन्स पाकिस्तान आते हैं तो कैसे उसको प्राइम रियल एस्टेट मिलना शुरू हो जाती है? ये सब कुछ क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज इन लोगों के पास अनलिमिटेड पावर होती है। हम आखिरी 2 स्कैंडल भी कवर करते हैं जो हमारी टीम ने हाईलाइट किए हुए हैं। वो डीएचए वैली इस्लामाबाद का है, जहाँ पे डैम की जगह कब्जा करके डीएचए अपना वैली फ़ेज़ 1 और 2 बनाती है, जहाँ पे तकरीबन $100 बिलियन रुपीज़ के वो फाइलें बेचती है, उनको डिलीवर नहीं करती। सेम स्टोरी। और ये होता है अशफाक परवेज़ कियानी के दौरे हुकूमत में, और उनके भाई इसमें फिर इन्वॉल्व होते हैं। और फिर है मशहूर ज़माना टॉप सिटी, जहाँ पे जनरल फैज़ हमीद ब्लैकमेल करके एक सोसाइटी में घुसते हैं, उसको हथियाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं। ये चीदा चीदा हमने आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के मोटे मोटे वाक़यात बता दिए हैं ऑफ मैसिव करप्शन जो इनकम्पेरेबल है टू एनी पॉलिटिशियन। इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़े कहते थे नवाज शरीफ ने मुल्क को खा लिया, वो झूठ बोलते थे। नवाज शरीफ ने कुछ नहीं खाया मुल्क को। जरदारी साहब ने कुछ नहीं खाया, बुजदार साहब ने कुछ नहीं खाया, फराह गोगी ने कुछ नहीं खाया, ये जो आपकी बड़ी बड़ी पीटीआई में टबैको माफिया बैठी हुई उन्होंने कुछ नहीं खाया। मुल्क को असल में उन लोगों ने खाया जिन्होंने ना कभी कारोबार करना आता था, ना पैसा बनाना आता था। जो फॉरेन एड लेके पैसे कमाते थे वो ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे और सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स थे। और सबका लिखा चट्टा खुल जाएगा। मैं मर भी जाऊं तो ये बातें झूठ नहीं होंगी, हम उठाए भी जाएं तो ये बातें झूठ नहीं होंगी। और ये वो सच है, इसको अब कोई नहीं झुठला सकता। जिस तरह अल्लाह एक है, उस तरह हमारी मिलिट्री थ्रू आउट पाकिस्तान से हिस्ट्री चोरियाँ करती रही है, और ये डाके दिन दहाड़े डले। अभी हमने बांग्लादेश ने शामिल किया, बीच में कई 90s के इंसिडेंट्स ने शामिल नहीं किए, मुशर्रफ दौर में और लोग क्या कहते थे, तो मोटे मोटे सीधा सीधा चीज़ें उठाएं जिनके फैक्ट्स अनडिनाइबल हैं। तो इस करप्शन सीरीज़ के अंदर भाई जो सबसे ख़तरनाक टांगे कांप देने वाली चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चोरी हो रही है। बड़ा कर है तो नीचे छोटा कर है। हर इंसिडेंट हमने आपको बताया बड़ा कर है, नीचे छोटा कर है। तो जब एक इंस्टीट्यूशन कैनिबलाइजेशन की तरफ आ जाता है तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड कंट्री होती है। और फिर अब ये हर इंडस्ट्री में घुस के हैं। उस तरफ भी हम एक अलग स्टोरी तैयार करें कि मिलिट्री जुंटा किस किस जगह पे क्या क्या प्रैक्टिस कर रहा है। इस माह रमज़ान हमारी सेफ्टी की दुआ करना। सलमान तो पीछे कैमरे के बैठे तस्बीह पढ़ रहा होता है, किसी तरह या अल्लाह इसका मुंह बंद हो जाए, हम बच जाएं। हर एक सांस, हर एक लम्हा जो अल्लाह देता है वो अल्लाह की मेहरबानी है। जो अल्लाह खाने को रिस्क देता है वो अल्लाह की मेहरबानी है। आप लोग हमारा काम देखते हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सिरात मुस्तकीम पे रहें, सच बोलते रहें और बिना डर आपको चीज़ रिपोर्ट करते रहें एक मुहज़्ज़ब तरीके से। और आप लोग भी हमें देखते रहें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।